नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी और दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन पाठ्यक्रम के इस क्रम में हम बात करेंगे एफएम प्रसारण के लिए लेखन की। जैसा कि विदित है कि भारत में एफएम प्रसारण लगभग 1993 में लोकप्रिय होना शुरू हुआ, जब निजी कंपनियों को एफएम टाइम स्लॉट उपलब्ध कराए जाने लगे और यह युवा जीवन शैली और संगीत का पर्याय बन गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेडियो आज भी मुख्यतया पारिवारिक और घरेलू जनमाध्यम के नाम से जाना जाता है। तो आइए रेडियो से जुड़े कुछ इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। साल 70 के दशक से 90 के दशक तक लोगों के बीच में रेडियो का काफी प्रचलन रहा। यह वह दौर था जब भारत जैसे विकासशील देश में टेलीविजन ने पदार्पण नहीं किया था। रेडियो के इस्तेमाल से उस दौरान लोग समाचार, गाने इत्यादि कार्यक्रमों को सुना करते थे। मनोरंजन के संसाधनों की उस समय काफी कमी हुआ करती थी। उस समय इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी इतनी स्पष्ट एवं साफ नहीं थी जितनी कि आज हमें सुनाई देती है। 90 के दशक में एफएम रेडियो, जो कि उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती थी, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। एफएम रेडियो की खास बात यह थी कि इसमें आपको डिजिटल साउंड मिला करती थी। सामान्य भाषा में समझे तो आपको इसमें स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल साउंड का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता था। लो बैंड फ्रीक्वेंसी रेडियो से लेकर के एफएम रेडियो तक का हमारा यह सफर काफी दिलचस्प भरा रहा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है क्या और क्यों इसको अलग से समझना जरूरी है। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एक प्रकार का रेडियो प्रसारण है जिसमें कैरियर की आवृत्ति को प्रसारण ध्वनि के अनुसार मॉड्यूलेट किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को एफएम मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं और इस तरीके से रेडियो प्रसारण करने की पद्धति को एफएम रेडियो कहा जाता है। इसका आविष्कार साल 1933 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आज दुनिया भर में ब्रॉडबैंड एफएम का इस्तेमाल प्रसारण रेडियो पर हाई फिडेलिटी साउंड प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। एफएम बैंड पर प्रसारित होने वाले ज्यादातर कार्यक्रम की आवाज स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाली होती है। वही जब हम एएम बैंड की बात करते हैं तो इसमें आवाज इतनी स्पष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण हमें नहीं महसूस होती है। इसी वजह से आजकल दुनिया भर में एफएम बैंड का इस्तेमाल सॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग, नॉर्मल ऑडियो टॉक शो, ऑडियो स्पेक्ट्रम पर भी किया जा रहा है। इसके चलते हमें यह आवाज डिजिटल साउंड उपलब्ध कराती हुई प्रतीत होती है। एफएम की बात जब चलती है तो लोग समझते हैं कि उसका उद्देश्य गीत संगीत आधारित मनोरंजन ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एफएम आज गीत संगीत आधारित मनोरंजन का पर्याय बन चुका है। यह भी सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से साफ साफ सुनते देखा जा सकता है। एफएम गोल्ड, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम इत्यादि जैसे एफएम रेडियो चैनल आज इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि हर 10 में से 7 युवा इनसे निश्चित रूप से परिचित है। विज्ञापन के क्षेत्र में भी एफएम प्रसारण ने अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात किया है। यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज एफएम नाम लेते ही हमारे जहन में तुरंत ही एफएम तड़का, मिर्ची, बिग एफएम, रेडियो सिटी, रेडियो हंगामा जैसे नाम घूमने लगते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि रेडियो हमेशा से ही एक श्रवण माध्यम माना गया है, फिर चाहे वो एफएम प्रसारण ही क्यों ना हो। इसलिए एफएम प्रसारण लेखक को हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि श्रोता अपने कानों के माध्यम से संचार संदेशों को ग्रहण
करने वाले हैं। अतः आलेख आम बोलचाल की भाषा में ही होना चाहिए। आम बोलचाल में इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अक्सर रेडियो को बैकग्राउंड माध्यम भी कहकर पुकारा जाता है। एक वक्त था जब रेडियो को पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर बैठकर सुनता था, परंतु समय के साथ साथ यह परंपरा बदली और अब रेडियो लोगों को चलते फिरते, पढ़ते वक्त, कार चलाते वक्त, यहाँ तक कि कपड़े धोते वक्त, खाना बनाते समय भी हर जगह एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाता है। और इसलिए एफएम रेडियो की भाषा शैली भी एक दोस्त की तरह ही सुनने में प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एफएम रेडियो की भाषा बहुत ही सहज एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि एफएम रेडियो का एक आम माध्यम का उदाहरण होते हुए भी यह निजी तौर पर श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ाव रखता है। अगर मैं यह कहूं कि एफएम रेडियो सुनते समय हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हम सीधा रेडियो प्रस्तुतकर्ता से जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो एफएम रेडियो लेखन को आम से एक खास माध्यम बनाते हैं। एफएम प्रसारण के लिए लेखन की जब भी बात आती है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि हमें किस कार्यक्रम के लिए आलेख लिखना है। वैसे एफएम रेडियो लेखन के कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे शब्द, ध्वनि, संगीत, भाषा, रोचकता, संक्षिप्तता, नवीनता, श्रोता समुदाय की जानकारी, मौन या निशब्दता। आइए देखते हैं कि एफएम रेडियो के लिए आलेख लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम यह तो समझ ही चुके हैं कि एफएम रेडियो में बोलचाल की आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही एफएम के लिए लिखने से पहले लेखक के मन में एक आस्था, आकर्षण और लगाव होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम की विधा क्या है, कार्यक्रम की अवधि क्या है, आलेख लिखते समय क्या क्या सावधानियां लेखक को बरतनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। परंतु वह कौन कौन सी बातें होती हैं जो सभी तरह की स्क्रिप्टों पर, आलेखों पर एक जैसे लागू होती है, यह जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस क्रम में नजर डालते हैं उन मुख्य नियमों पर जो एफएम प्रसारण लेखन पर लागू होते हैं। सर्वप्रथम हमेशा याद रखिए, रेडियो के लिए लिखते समय कागज के एक तरफ की जगह का ही प्रयोग कीजिए। स्क्रिप्ट लिखते समय सदैव ट्रिपल स्पेस में ही लिखें। स्क्रिप्ट के हर पन्ने पर ऊपरी बाएं हाथ के कोने पर स्लग लाइन जरूर अंकित करें। स्क्रिप्ट के हर पन्ने पर 1-1 इंच की परिसीमा, जिसे मार्जिन कहा जाता है, अवश्य छोड़ें। और यह जरूर कोशिश कीजिए कि स्क्रिप्ट में हर वाक्य की लंबाई लगभग 70 स्पेस की होनी चाहिए। इसका फायदा ये रहता है कि आप आसानी से अपनी स्क्रिप्ट के समय का आकलन कर सकते हैं। कहा जाता है कि रेडियो में लगभग 16 टाइप्ड वाक्यों को 1 मिनट में पढ़ा जाता है। स्क्रिप्ट के अंत में हमेशा एंड मार्क का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पाठक को, पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि स्क्रिप्ट का अंत कहां पर होगा। एफएम प्रसारण के लिए लिखते वक्त यह हमेशा याद रखिए कि आलेख में प्रयोग किए गए वाक्य एवं अनुच्छेद समुचित रूप से छोटे होने चाहिए, क्योंकि रेडियो वो माध्यम है जहां हमें अपनी अभिव्यंजना सिर्फ आवाज के माध्यम से ही करनी होती है। और अनुभवों की अगर बात करें तो प्रस्तुतकर्ता छोटे वाक्यों को पढ़ते समय अभिव्यंजना सहज एवं सटीक तरीके से कर पाते हैं। जहां तक संभव हो तृतीय पुरुष के कथनों का ही उल्लेख कीजिए, जैसे सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा आदि। देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कथनों से बचना चाहिए।
रेडियो लेखन के केस में हम एडिटिंग सिंबल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अलबत्ता जिन शब्दों पर ज्यादा दबाव देना है उन्हें या तो बोल्ड करके प्रिंट किया जाता है या फिर रेखांकित कर लिया जाता है। हर नए वाक्य को नई लाइन अथवा अनुच्छेद से प्रारंभ करना चाहिए। और हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेडियो कानों का माध्यम है, एक श्रवण माध्यम है, इसलिए एफएम प्रसारण लेखन में भी परिसीमकों का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि हम जैसा लिखेंगे ठीक वैसा ही पढ़ेंगे भी, क्योंकि सही विराम चिन्हों से हम पाठक को या प्रस्तुतकर्ता को यह दिशा निर्देश दे देते हैं कि यहाँ रुकना है, कहाँ पर सांस लेनी है, कहाँ किस शब्द पर ज्यादा दबाव देना है एवं कहाँ नई स्फूर्ति के साथ फिर से पढ़ना शुरू करना है। ध्वनि साम्य रखने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा हमेशा संवादात्मक एवं संवेदनात्मक होनी चाहिए। आवाज में योग्य आरोह एवं अवरोह का भी ध्यान रखें। तैयार आलेख का संपादन एक कलात्मक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि क्या आलेख विषय से संबद्ध है, और उसे प्रभावी बनाने के लिए यह भी सुनिश्चित करती है कि आलेख को पुनः पढ़ा जाना चाहिए, शब्दों में सुधार, उच्चारण सही करना, वाक्यों को समय अवधि अनुसार बड़ा या छोटा करना आदि। साथ ही टेपांकन की भी आलेख लिखने वाले को व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे आप अपनी एफएम प्रसारण के आलेख को और बेहतर कर सीधे जनमानस के दिलों को छूकर उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण से अब तक समझे गए सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। रोको मत जाने दो एक साधारण सा वाक्य है, इसे हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो देखा आपने किस तरह से विराम चिन्हों एवं वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर वाक्यों का अर्थ प्रभावित किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप जानते होंगे कि रेडियो भले ही आवाज का माध्यम है, पर इसके कार्यक्रमों के विभिन्न प्रारूप हमें अक्सर रेडियो में सुनने को मिलते रहते हैं, जैसे रेडियो इंटरव्यू, रेडियो वॉक्स पॉप, रनिंग कमेंट्री, रेडियो ड्रामा, रेडियो पर प्रसारित होने वाली कहानियाँ, डिस्कशन प्रोग्राम, गेम्स शोज और सिचुएशनल कॉमेडी, जिसे सिटकॉम का भी कई बार नाम लेकर के पुकारा जाता है। आइए अब एक एक करके इन विभिन्न रेडियो प्रारूपों की स्क्रिप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इस फेहरिस्त में सर्वप्रथम बात करते हैं रेडियो साक्षात्कार की, जो कि अक्सर हमें रेडियो के किसी न किसी प्रारूप में, किसी न किसी रूप में सुनने को मिल ही जाता है। फिर चाहे वह किसी स्थानीय समस्या को लेकर वहां के प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हो या फिर यूपीएससी में श्रेष्ठ स्थान पाने वाले विजेता की कामयाबी के बारे में अपने श्रोताओं को बताना साक्षात्कार का ही उदाहरण है। यह बात सही है कि श्रोता अपने पसंदीदा कलाकार को रेडियो पर देख तो नहीं सकते, पर वह उनसे जुड़े किस्से कहानियां सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं एवं आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए रेडियो साक्षात्कार हमेशा सामान्य बोलचाल की भाषा में ही होना चाहिए। वहीं अगर हम रेडियो वॉक्स पॉप की बात करें तो जिसे वॉक्स पॉपुलाई कहा जाता है, अर्थात जनता की आवाज, हर एक मास मीडिया माध्यमों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। रेडियो वॉक्स पॉप में आरजे या प्रेजेंटर शहर की गलियों या सड़कों पर निकल पड़ते हैं और आम जनता से किसी मुद्दे पर उनकी राय जानकर उसे प्रसारित करते हैं। कई बार किसी कार्यक्रम के होने से पहले वॉक्स पॉप प्रसारित किया जाता है कि इसी तरह कई बार किसी कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात वॉक्स पॉप का परिचालन किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव से पूर्व एवं पश्चात जनमानस की राय ली जाती है या फिर क्रिसमस पर लोगों की विशेस को प्रसारित किया जाता है।
इसी क्रम में अगला अहम प्रारूप है रेडियो पर रनिंग कमेंट्री, जो ठीक वैसे ही होती है जैसे हमें टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण देखते हुए मिलती है। जब टेलीविज़न हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं था, तब रेडियो की रनिंग कमेंट्री के द्वारा ही हम आंखों देखा हाल देख पाते थे। आज भी अगर शहर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई मैच का आयोजन किया जाता है या फिर 26 जनवरी की झांकी ही क्यों ना निकलनी हो, रेडियो की रनिंग कमेंट्री हमें ताज़ा अपडेट ज़रूर मुहैया करवाती है। इसी तरह संगीत के कार्यक्रमों में हमें पॉप संगीत के गानों से लेकर सूफी गानों तक का सफ़र करवाया जाता है और कार्यक्रम के दौरान आरजे या प्रस्तुतकर्ता हमसे ढेर सारी बातें भी करते हैं। और निजीकरण के बाद से तो फिल्मी संगीत का महत्व और बढ़ गया है। वहीं रेडियो ड्रामा की अगर बात करें तो रेडियो की शुरुआत से ही ड्रामा को अहम स्थान प्राप्त है। ये रेडियो ड्रामा की लोकप्रियता ही है कि आज भी रेडियो ड्रामा को सुनने वाले श्रोता मौजूद हैं और विभिन्न एफएम स्टेशंस पर हमें कई तरह के रेडियो ड्रामा सुनने को मिलते हैं और आज का हर एफएम स्टेशन किसी न किसी रूप में इस प्रारूप का प्रयोग करता नजर आ रहा है। यही नहीं, हर रेडियो ड्रामा अपने अंदर कोई ना कोई सामाजिक संदेश जरूर ही समाहित किए हुए होता है, फिर चाहे वह संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो या फिर घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई पहलू क्यों ना हो। रेडियो ड्रामा आज भी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद संदेशों को भी संचालित कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं फोन इन रेडियो कार्यक्रमों की, जिसने हाल ही के वर्षों में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। इसमें एफएम रेडियो स्टेशनों के द्वारा एक फ़ोन नंबर जारी किया जाता है जिस पर श्रोता किसी दिए हुए विषय पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। वहीं अगर एफएम रेडियो आलेख के लिए चुने गए शब्द बोले हुए प्रतीत हों, लिखित शब्दों और बोले हुए शब्दों में अंतर होता है। उपयुक्त, उक्त, निम्नलिखित आदि शब्दों का लिखित भाषा में तो महत्व है, किंतु बोले जाने वाले शब्दों में इनका महत्व खत्म होता जाता है। एफएम रेडियो में ध्वनि प्रभाव का अपना महत्व होता है। ध्वनियाँ ही दृश्य चित्र के निर्माण में सहायक होती हैं। पक्षियों की चहक, सुबह के आगमन का तो घोड़ों की ठप्पों की आवाज़ युद्ध क्षेत्र की कल्पना को उत्पन्न करती हैं। जिन बातों और दृश्यों को साकार करने के लिए कई वाक्यों और शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें रेडियो कुछ ही ध्वनियों के रिकॉर्डों के माध्यम से सुगमता से प्रस्तुत कर सकने में समर्थ है। दरवाजे की दस्तक, लाठी की ठक ठक जैसी क्रियाओं की ध्वनियों का उपयोग भी रेडियो के पट कथाकार को करना होता है। जैसे चीज़ों को जोर से पटकना व्यक्ति के क्रोध का प्रतीक है। किसी खास वातावरण का बोध कराने वाली ध्वनियाँ स्थल ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे गर्म चाय की आवाज़, कुली कुली की पुकार आदि रेलवे स्टेशन की गहमा गहमी का दृश्य साकार करती है। नाटकीय स्थितियों के सृजन के लिए विशेष प्रतीकात्मक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। हास्य नाटिकाओं के बीच ठहाकों, युद्ध स्थल पर विस्फोटात्मक ध्वनियाँ और रोमांटिक दृश्यों में झरनों की ध्वनियाँ व पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ों का उपयोग आलेख को सशक्त बनाता है, जिसकी जानकारी लिखने वाले को होना अहम माना जाता है। एफएम रेडियो आलेख में संगीत का सहयोग नाटकीयता को उभारने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। वातावरण बनाने, पात्र के भाव को उजागर करने और आलेख को गतिशील बनाने के लिए पटकथाकार संगीत का सहारा लेते हैं। एफएम रेडियो आलेख में संगीत का सहयोग नाटकीयता को उभारने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। एफएम रेडियो के आलेख की भाषा का किताबी भाषा से बहुत कम संबंध होता है। एफएम रेडियो की भाषा सहज और सरल तथा बोलचाल वाली होती है, यह अब हम जानते हैं। भाषा इतनी सरल हो कि उसमें दृश्य उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।
वहीं अगर बात सिटकॉम यानी सिचुएशनल कॉमेडी की करें तो यह वो लोकप्रिय प्रारूप है जिसके वजह से कई आरजे एवं रेडियो प्रस्तुतकर्ता रातों रात ख्याति प्राप्त हो गए, जैसे आरजे नावेद, आरजे बउआ, आरजे प्रतीक और मिर्ची मुर्गा से लेकर उल्लू बनाया बड़ा मजा आया तक के ये सिटकॉम एफएम रेडियो श्रोताओं में काफी लोकप्रिय भी हैं। तो जाना आपने कि कैसे माध्यमों के अनुसार उस पर प्रसारित कार्यक्रमों का स्वरूप निश्चित होता है। और एफएम रेडियो तो वैसे भी आवाज का माध्यम है और आवाज एक जादू है, फिर वह अमीन सयानी की हो या फिर आरजे शीतल की। कर्ण मधुरता इसकी विशेषता है। कानों द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश कर हृदय में वह अपना स्थान निश्चित करती है। भाषा के संबंध में भी एफएम प्रसारण के लिए लिखते समय लेखक को बहुत ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके जरिए एक लेखक श्रोता को सब कुछ प्रतीत करता है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र और कंधारी नेत्रहीन होते हुए भी महाभारत का सारा वृतांत संजय के माध्यम से देख रहे थे। आज रेडियो एवं रेडियो प्रस्तुतकर्ता, जिसे हम आरजे कहते हैं, वही संजय की भूमिका में है। इसलिए रेडियो भाषा को सरल, सुबोध, गत्यात्मक, पात्रानुकूल, दृश्य रूपात्मक, सहज एवं सुगम होना चाहिए। और रेडियो के लिए लिखते समय यह भी ध्यान रखिए कि रेडियो का श्रोता सभी वर्ग का होता है। वह छोटा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, विभिन्न समूह आयु के हो सकते हैं। इसलिए भाषा का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करें और कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखें, जैसे भाषा में भड़काऊपन ना हो, भाषा उबाऊ ना हो, भाषा अश्लील ना हो, किसी की भावना, श्रद्धा, विश्वास को चोट पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। एफएम रेडियो की भाषा का प्रमुख गुण है उसकी चित्रात्मकता, यानी शब्द द्वारा श्रोता के मस्तिष्क में चित्र का निर्माण करना, उसका रंग रूप आदि की झांकी प्रस्तुत की जाती है। एफएम रेडियो आलेख के लिए चुने गए शब्द बोले हुए प्रतीत हो। लिखित शब्दों और बोले हुए शब्दों में अंतर होता है। तो अगली बार जब भी आप रेडियो के लिए कुछ भी लिखें तो इस एपिसोड में चर्चा की गई बातों का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि आलेख का अंदाज कुछ इस तरह का हो कि आप अपने किसी मित्र से वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हम एक दोस्त से अपने खुले मन से एवं आत्मीयता से बात करते हैं, ठीक वैसे ही आपका आलेख भी प्रतीत होना चाहिए। आलेख का टोन हमेशा सौहार्दपूर्ण रखें, क्योंकि हमें सामने वाले को ये प्रतीत नहीं करना होता है कि हम विषय में रुचि रखते हैं या नहीं। कोई भी विषय हो, आलेख सदैव लिखने वाले को प्रिय होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम लिखेंगे वैसा ही पढ़ेंगे भी, और रेडियो के केस में ठीक वैसा बोलेंगे भी। यही है एफएम प्रसारण के लेखन से जुड़ी कुछ काम की और मोटी मोटी बातें। वैसे बातों का सिलसिला और बढ़ाया जा सकता है, पर घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आज के लिए बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही फिर मुलाकात होगी मूक्स कोर्स के किसी नए एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।